नमस्ते बच्चों, आप सबका एसी चार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 9th क्लास में जो हमारी भूगोल की बुक है उसका लेसन नंबर 1 करवाने जा रहा हूँ। ध्यान से समझना, ये आपको काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाला है। आपके बहुत से कंसेप्ट क्लियर करूँगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन आए वो सारे बीच में बताता रहूँगा। ठीक है, चलो अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले लेसन का नाम है भारत, आकार और स्थिति। इंडिया का जो साइज है और जो उसकी पोजीशन है उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। ठीक है, और अगर जो इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, अगर वो उसको एक बार समझेंगे सुनेंगे तो वो जब अपनी बुक से पढ़ेंगे तो उनको पूरा एक एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में भी करवाऊँ तो मुझे आपको बताना होगा कि मैं करवाऊँ ना करवाऊँ, कमेंट बॉक्स में आपको लिख के देना होगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो भारत जो है आपको पता ही है, बहुत विशाल भारत की संस्कृति है। भारत बहुत प्राचीनतम देश है और पिछले 5 दशक का मतलब होता है डिकेट्स मतलब वो एक डिकेट में 10 साल होते हैं। तो कह रहा है 5 दशक भारत की सामाजिक आर्थिक उन्नति हेतु उल्लेखनीय रहे हैं। मतलब ये जो पिछले जो 50 ईयर्स है ना, इसमें भारत ने बहुत ज़्यादा जो है ना उन्नति की है, प्रोग्रेस की है। और चाहे वो कृषि हो, एग्रीकल्चर हो, चाहे वो उद्योग हो, इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेक्निक हो, इन सब में भारत ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की और आप भी देख सकते हैं, है ना। और इस समय हमारे देश के अंदर भी मेक इंडिया प्रोग्राम भी चल रहा है कि इंडिया सेल्फ रिलायंट हो। ठीक है, आत्मनिर्भर बने, इसलिए बहुत सारे काम इसके लिए चल रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं ना। अब हम पढ़ते हैं कि भारत की स्थिति कैसी है। मतलब भारत पूरे विश्व में कहाँ पर है। एक विशाल देश के रूप में भारत उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, और इसका प्रमुख जो भाग है, इसका जो पार्ट है, मतलब पूरे इंडिया का जो पार्ट है वो उत्तर से मतलब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी दिशा तक फैला हुआ है। ठीक है, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है मैं आपको इसे क्लियर कर दूँ। ये देखो, यह 8 डिग्री है ना, ये दिख रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 तक यहाँ फैला हुआ है ऐसे। और यहाँ पर देखो 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 तक फैला हुआ है मिनट तक, है ना। तो ये पूरा इसमें अच्छे से बता रहा है कि उत्तर में कैसे फैला हुआ है और पूर्व में कैसे फैला हुआ है। ठीक है, और कर्क रेखा जो है भारत से बिल्कुल लगभग बीच में से गुजरती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसे। ठीक है, ये देखो कर्क रेखा निकल के जा रही है, क्योंकि अगर आप ग्राफ देखते हो और मैप देखते हो तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो कि कर्क रेखा जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है। ठीक है, तो ये 23 डिग्री, तो जो कर्क रेखा है वो 23 डिग्री 37 मिनट उत्तर में देश को तकरीबन 2 भागों में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, प्रमुख भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये देखिए ध्यान से, ये देखो ये लक्षद्वीप है। ठीक है, ये लक्षद्वीप है, ये कहाँ है? अरब सागर में है। ठीक है, अरेबियन सी में है। दूसरा है ये अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, दिख रहा है। और ये कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में है। क्लियर हो गया? ठीक है, इस तरीके से मैंने ये दोनों बता दिए, अच्छे से आपको लर्न होने चाहिए और इनकी पोजीशन कहाँ पर है। ठीक है, आगे ये बता रहा है अपने एटलस की मदद से इन द्वीपों को विस्तार से ज्ञात करो। एटलस मैंने आपको ये दिखाई दिया, आप उसमें भी वही चीज़ है ना। अब बोल रहा है आकार, भारत का आकार कितना, साइज कितना है। देखो भारत का जो भूभाग का कुल क्षेत्र मतलब भारत का जो कुल एरिया है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, 32.8 स्क्वायर किलोमीटर लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, भारत का क्षेत्र संसार में पूरा जो पूरा वर्ल्ड है ना, उसका जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 2.4 है। ठीक है, आप पिक्चर में देखिए 1.2 में कह रहा है, ये 1.2 में दिखा रहा है। देखो आपको लाइन से अच्छे से आना चाहिए। सबसे बड़ी जो कंट्री है, ठीक है, वो रूस है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद कनाडा, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। ठीक है, देखो रूस का कितना एरिया है, 170.7, ठीक है, लाख वर्ग किलोमीटर। और चाइना का कितना है, 95.9। ठीक है, भारत का कितना, 32.8। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, लाइन से याद होनी चाहिए, लाइन से। ठीक है, तो याद करने के तरीके के लिए निमोनिक बनाना करो, जैसे र क स च ब्र आ भ। तो अभी तो आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब आप ये इसे याद कर लोगे, ऐसे रकस, रकस रकस, ठीक है, चब्र चब्र ब्रा चब्रा भ। ठीक है, तो रकस चब्राभ। तो अभी तो आपको अजीब लग रहा होगा,
लेकिन मैं विश्वास से कहता हूँ ये रकस चबराब एक बार आपको याद हो गया, आप सीधा करोगे र से रूस हो गए, क से कनाडा हो गया, स से संयुक्त अमेरिका हो गया, च से चीन हो गया, ब्र से ब्राज़ील, आ से जो ऑस्ट्रेलिया आ गया और भा से भारत आ गया। तो रकस चबराब ये याद करने का तरीका होता है, ठीक है। निमोनिक बना लेनी चाहिए, उन चीज़ों को अच्छे से लर्न आप कर लोगे, ठीक है। अब आगे देखो, तो ये कह रहा है भारत की स्थल सीमा, मतलब जो भारत की जो बाउंड्री जो ज़मीन से जो टच होती है वो 15,200 है, और जो समुद्र तट रेखा है, जो समुद्र जो टच होता है भारत को 7,516.6 किलोमीटर। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और ऑप्शन पे टिक करने के लिए आएगा, ठीक है, ये फिलअप में आएगा। ये देखो, ये जो भारत है ना, ये पूरा इंडिया, यहाँ से लेकर जो भारत की जो ज़मीन है ना, यहाँ से ये जो ज़मीन जो है ये जो टच कर रही है ये कितनी है, स्थल से कितनी है 15,200, और समुद्र से कितनी है 7,516.6 किलोमीटर। ये देखो, ये समुद्र का पूरा ये जो बाउंड्री है ना, यहाँ से ये पूरी की पूरी कवर होती है, ठीक है। ये समुद्र की और ये ज़मीन की है, तो दोनों आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अब ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी आते हैं तो आपको उसको अच्छे से करना पड़ेगा, जिसे ऑब्जेक्टिव टाइप कहते हैं, ठीक है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा बिंदु, ये मोस्ट में क्वेश्चन है कि आपका जो साउथर्न पॉइंट है इंडिया का, ठीक है, जो दक्षिण में, उसे इंदिरा बिंदु कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। और 2004 में जब सुनामी आई थी, डूब गया था, तो इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है, इधर की साइड है, ठीक है। ये पानी में डूब चुका है, ठीक है, यहाँ कोने पे। अब आगे देखो, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे सुनो, भारत के उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्वी सीमा पर नव निर्मित वलित पर्वत है, मतलब अभी अभी जो पहाड़ पर्वत बने हैं वो अभी नए हैं, मतलब जो हिमालय पर्वत है वो अभी नया है, ठीक है, इतना पुराना नहीं, क्योंकि इससे पुराने बहुत पहाड़ है जो करोड़ों साल से भी ज़्यादा पुराने हैं, जैसे अरावली की पहाड़ियाँ है ना, ऐसे। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। भारत में जो दक्षिण का जो हिस्सा है वो चौड़ा है, और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की तरफ पतला होता चला जाता है। जब हिंद महासागर की तरफ जा रहा है तो वो जो हिस्सा है वो धीरे धीरे पतला होता चला जाता है, मतलब ये देखो, यहाँ चौड़ा होता है तो धीरे धीरे पतला होता चला जा रहा है, ठीक है। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे अरेबियन सी है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, ठीक है। अब एक बात और सुन लो, अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्व कहाँ पर है, पश्चिम कहाँ पर है, तो बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ पर हमारा देश का हिस्सा है पश्चिम बंगाल, है ना। अब बच्चे सोचते हैं कि पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम में होगा, नहीं, ये पूर्व में है, ये हिस्सा पूर्व कहलाता है, ये पश्चिम कहलाता है। सूरज यहाँ से निकलता है, सबसे पहले सूरज जो है वो अरुणाचल प्रदेश में हमारे देश में आता है, ठीक है, और यहाँ से लेकर फिर उसका सूरज की रोशनी बाद में यहाँ पड़ती है। तो यहाँ जब रोशनी पड़ेगी, तो पहली रोशनी जब यहाँ पड़ेगी, तो जब ये गुजरात यहाँ पर है, ठीक है, पश्चिम में गुजरात है, 2 घंटे बाद पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि खुद सोचिए यहाँ आने में टाइम लगेगा, ठीक है, समझ में। यहाँ ये जो हमने ना एक काल्पनिक प्रकार की जो होती है रेखाएं खींच रही है, मध्याह्न रेखा कहा जाता है। एक सूरज की एक मध्याह्न रेखा को पार करने में, ठीक है, लगभग कितने मिनट लगते हैं, 4 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए उस हिसाब से यहाँ लगभग 2 घंटे का अंतर पड़ जाता है, क्योंकि लगभग 30 जो है वो मध्याह्न रेखा है, कितनी है 30, ठीक है। तो 4 मिनट लगते हैं, तो कितने हो गए 120 मिनट। तो 120 मिनट को अगर घंटे में बदलोगे तो कितने हो गए 2 आवर्स हो गए। इसलिए सूरज यहाँ पे 2 घंटे बाद आता है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया कि यहाँ से यहाँ तक सूर्य की रोशनी को आने में 2 घंटे क्यों लगते हैं, ठीक है, क्योंकि 30 मध्याह्न रेखा है और एक रेखा को पार करने में सूरज की रोशनी को 4 मिनट लगते हैं। तो इसमें का टोटल कितना होगा 120 मिनट, और उसको अगर हम आवर में चेंज करेंगे तो कितना होगा 2 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स, ठीक है, घंटे, हिंदी में घंटे। क्लियर हो गया, तो लिख देता हूँ, चलो, ठीक है। अब आगे सुनो, ठीक है, ये इसने बोला है कि 1.3 में देखिए कि अक्षांश देशांतर रेखा का विस्तार तकरीबन 30 डिग्री का है, लेकिन फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार के अपेक्षा कम महसूस होता है, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि यहाँ देखो, इसका गैप देखो, इसका गैप देखो, देख रहे हो इसका गैप, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ क्या कह रहा है कि देखो, हमें ऐसा लगता है कि ये जो है कम है ना, और ये जो है ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल में ये इसका डिफरेंस ज़्यादा है और इसका डिफरेंस कम है। ये जो होता है पूरा पश्चिम होता है और ये क्या होता है उत्तर दक्षिण होता है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है, ये मैं भी आपको बता चुका हूँ, ये पूरा होता है पश्चिम होता है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये देखिए कि अक्षांश देशांतर का विस्तार तकरीबन 30 डिग्री का, दोनों के बीच का जो डिफरेंट है लगभग 30 का होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी पूरा पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार के अपेक्षा कम लगता है। पूरा पश्चिम का जो विस्तार है, ठीक है, वो उत्तर दक्षिण के विस्तार के अपेक्षा क्या लगता है, कम लगता है, जबकि है ये ज़्यादा, ठीक है, थोड़ा सा मामले से डिफरेंट होता है। अब आप इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, और आपको पता लग जाएगा कि कितना डिफरेंस होता है, ठीक है, समझ में आ गई। आगे देखो,
ये कह रहा है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। मैं भी आपको पूरे से समझा चुका हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का 2 घंटे का अंतर क्यों होता है। ठीक है, मध्याह्न रेखा होती है 30 होती है लगभग, और एक जो लाइन को क्रॉस करने में 4 मिनट लगते हैं, तो टोटल कितने हो गए 120, और 60 डिग्री 2 घंटे का अंतर आ गया। यही चीज़ आपको लिख के आने की कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अरुणाचल प्रदेश में सूरज 2 घंटे पहले को निकलता है, तो अब कोई पूरी डिटेल लिखनी है। देखो ये अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक मिनट। देखो हर कंट्री जो है किसी न किसी याम्योत्तर को मानती है, तो हमने 82 डिग्री 30 मिनट के हिसाब से अपने आप को मान रखा है, उसी के बेस पर हमारा टाइम भी डिसाइड होता है। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक है, ये देखो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक है, और अक्षांश का हमने इसको ले रखा है 82 डिग्री 30 को, जो कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से, याद रखना। अक्षांश का असर दक्षिण में से उत्तर की तरफ और दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ठीक है, और ये जो है ना अक्षांश, जब दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएगा, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएगा तो दिन और रात की अवधि होगी। देखो अगर ऐसे जा रहा है तो सूरज लेट या कम होगा, लेकिन अगर ऐसे बोल रहा है तो वो कह रहा है दिन की अवधि पे चेंज आता है। किस पे चेंज आता है? दिन की अवधि में, मतलब दिन बड़ा होगा या रातें बड़ी होंगी। ठीक है, ये बता रहा है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद ये है भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के बीच में स्थित है। ये जो भारत है ना, वो एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के बीच में स्थित है। ठीक है, भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। ठीक है, और पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशिया देशों को मिलाने वाला हिंद महासागर भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हिंद महासागर जो है, ये जो हिंद महासागर है नीचे की साइड, ठीक है, ये हमें एक तरह से सेंट्रल जो है पोजीशन प्रोवाइड करता है। इसका क्या बेनिफिट है? देखो इसके द्वारा हम जो दूसरे देश हैं यहाँ से हम उससे व्यापार कर सकते हैं। ये हमारी रक्षा भी करता है। यहाँ से बहुत प्रकार का जो हमें रॉ मटेरियल होता है समुद्र से, वो आसानी से मिल सकता है। ये इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, और प्राचीन समय भी हम इसी के द्वारा विभिन्न देशों में जाया करते थे। ठीक है, हिंद महासागर भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैलाव रखता है, मतलब परपेंडिकुलर में फैला हुआ है। पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोपीय देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्व तट के जरिए निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। ठीक है, इनसे देखे लिखे ना, दूसरे देशों के संबंध बना सकते हैं और बने हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत की तटीय, सबसे बड़ी बात पता क्या, पूरे विश्व में भारत के पास हिंद महासागर की जो बाउंड्री है ना, वो भारत के पास है और वो किसी के पास नहीं है। भारत की इसी अहम स्थिति के चलते एक महासागर का नाम, और इसीलिए इसका नाम हिंद महासागर पड़ा है। एग्जाम में पूछो हिंद महासागर का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे बड़ी जो बाउंड्री वो भारत से टच करती है, इसलिए इसका नाम भारत के नाम पे रखा गया है। ठीक है, अब एक बात और सुन लीजिए, मोस्ट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के मध्य जो दूरी है, जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, वो 7000 किलोमीटर कम हो गई है। कितनी? 1869 में। ठीक है, याद करने का इसका तरीका पता है क्या है? अब 69 है तो एक याद रख लो 1870, ये जल्दी याद होगा। फिर एक कम 1869। अब मैंने थोड़ा सा ये बताया ना, अब आपके माइंड में ये इमेज बनी रहेगी और आपको याद रहेगा। ठीक है, ये 7 से 7000 याद रहेगा। ठीक है, सुएज नहर है। ठीक है, और 100 से 7 है, 7 से सुएज नहर है। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको क्या कर दिया, लिंक कर दिया। अब आप इसे भूलोगे नहीं, क्योंकि अगर आपसे पूछे कौन सी नहर की ने दूरी कम की, सुएज नहर है। कौन सा सन है, तो अब याद रहेगा 100 से 70 था, 70 में भैया ने एक कम करा था, सर ने एक कम करा था, 69 आ गया। ठीक है, और 7000 था, इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, उम्मीद करूँगा अच्छे से आया भी होगा। अब आगे सुनो। भारत का विश्व के देशों के साथ युगों पुराना संपर्क है, लेकिन ये संबंध समुद्र जल मार्गों की तुलना में भूभागों से होकर था। मतलब ज़्यादा हम समुद्र से नहीं जाते, ज़मीन से ज़्यादा जाते थे। उत्तरी पूर्वों के दर्रे से कई यात्री, जो दर्रे होते हैं ना, बीच के जो गैप होते हैं बड़ी बड़ी पहाड़ियों के, वहाँ से आया करते थे। कई यात्री प्राचीन काल से भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग पर बहुत समय तक अज्ञात था। बहुत से लोगों को समुद्र का मार्ग पता ही नहीं था। ये मार्ग प्राचीन काल से विचारों, ये जो मार्ग है ना, इस मार्ग से प्राचीन काल से विचारों, वस्तुओं के आदान प्रदान का माध्यम रहे हैं। ये जो जिन रस्तों की बात कर रहे हैं ना, जिनसे हम जाते थे, इसी के द्वारा विचार, मतलब जो आइडियाज़ होते हैं और जो वस्तु होती है, वो भारत से विश्व के विभिन्न देशों में जाती रही हैं। भारत के पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संपर्क भी रहे हैं। इसी तरह उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली वगैरह संसार के अलग अलग भागों तक पहुंच सके हैं। ठीक है, मसाले मतलब भैया 5 पॉइंटों में लिख देना कि भारत ने विश्व को क्या क्या दिया है, या किस किस चीज़, कौन कौन चीज़ें गई हैं। ठीक है, तो वगैरह संसार के अलग अलग भागों में पहुंच सकें। मसाले, मलमल आदि वस्त्र तथा व्यापार के दूसरे सामान भारत के विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। ठीक है, इसके विपरीत
यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिम एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों गुंबदों का असर भी हमारे देश के भिन्न भिन्न भागों में देखा गया। ठीक है, पिछले के जो यूनान थे ना, उनकी जो डिज़ाइन थे ना बनाने के, वो भी हमारे देश में देखे गए। आज भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी आकृतियाँ बनी हुई हैं। और कुछ भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करें। देखो, अब 9th क्लास में हमको पूरा पता होना चाहिए कि पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन सा है, उत्तर पूर्व में कौन सा है। ठीक है, आप तुक्के नहीं फेर सकते। ठीक है, टीचर भी एक्सपेक्ट करता है कि आप 9th क्लास के तो आपको अच्छे से आना चाहिए। भारत दक्षिण एशिया के एक अहम स्थान है। भारत में 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये पुराना है। ठीक है, अभी आपको पता है जम्मू और कश्मीर जो है भारत में पूरी तरह से 370 धारा हटा दी गई है ना, तो अब भारत में जो है वो 28 स्टेट हैं। कितने हैं स्टेट? क्योंकि जम्मू कश्मीर को भारत में अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और जो लद्दाख है उसको बिल्कुल अलग एक तरह से जो है सेंट्रल पावर दे दी गई, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है ना। तो इस तरीके से हमारे केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 9 हो गए, और हमारे स्टेट कितने हो गए? 28 हो गए। ये याद रखना। ठीक है, अपडेट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो पीछे रह जाओगे। भारत की भूमि की सीमाएं देखो, ये आगे भारत की जो बाउंड्री है ना, जो ज़मीन की, उत्तर पश्चिम में देखो, उत्तर पश्चिम में पूछेगा तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ है। उत्तर पश्चिम सुन लो, नॉर्थ वेस्ट। और उत्तर में चीन, खाली उत्तर पूछेगा तो आपको चीन बताना है, तिब्बत को बोलना है क्योंकि तिब्बत पे कब्जा कर रखा है चाइना ने, नेपाल भूटान के साथ। और अगर पूरब में बोल रहा तो म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, और दक्षिण में, अगर दक्षिण की बात कर रहा है तो दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप हैं। समुद्र के बाद ही आप जाओ, समुद्र को पार करना पड़ेगा। श्रीलंका है और मालदीव है। ठीक है, ये देखो, ये रहा श्रीलंका। ठीक है, और ये मालदीव। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली संधि का नाम क्या है? जल संधि का नाम क्या है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? ठीक है, समझ आई? तो वो है पाक जल संधि। कौन सी है? पाक। अब एग्जाम में दूसरा घुमा के पूछे थे कि पाक जल संधि क्या है, तो बच्चे लिख देते हैं जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। नहीं, भारत और श्रीलंका को बोलना। ठीक है, इस तरीके से आपको नॉलेज होनी चाहिए। आगे सुनो, ये भारत और श्रीलंका के मध्य छोटा सा समुद्री रास्ता पाक जल संधि है तथा मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, ये रहा आगे ना पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, ये आप खुद पढ़ लेना इसके बारे में। 1947 में पूर्व भारत में 2 तरह के राज्य थे। ठीक है, 1947 से पहले भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, एक प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर, जो अंग्रेजों द्वारा जो वायसराय बनाए जाते थे ना, वो प्रांतों पर राज्य करते थे। और रियासतों के शासन स्थानीय शासकों, मतलब रियासतें मतलब जो राजा महाराजा की होती थी, उस पर स्थानीय शासकों तथा पैतृकता मतलब पिता के बाद बेटा, ठीक है, उनके आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। ठीक है, अंग्रेज शासकों की प्रभुसत्ता मानकर, मतलब उन पर भी किसका कंट्रोल था? अंग्रेजों का कंट्रोल था। ठीक है, मैप में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर कहाँ है, हिमाचल प्रदेश कहाँ है, पंजाब कहाँ है, हरियाणा कहाँ है, उत्तराखंड कहाँ है, उत्तर प्रदेश कहाँ है, बिहार कहाँ है, झारखंड कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, असम। ये इनको सप्तभगिनी भी कहते हैं, 7 बहनें कहते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए पूरब में। ठीक है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, नागालैंड है, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इनको अच्छे से लर्न कर लेना, याद होना चाहिए। अब आगे सुनो, ये मैंने आपको बता दिया, मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। ये देखो, ये लक्षद्वीप ये रहा। ठीक है, और ये रहा मालदीव। ठीक है, अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक ऐतिहासिक रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, संतोषजनक, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के। ठीक है, और थोड़ा चाइना भी वैसे कर रहा है। आपने एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा है कि भारत किस तरह भिन्न दिखाई देता है। देखो, आपको देखो, भारत सबसे अलग दिखाई देता है। भारत देश है मेरा प्यारा देश। ठीक है, मुझे इस पर गर्व है। इस तरीके से मैंने आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से समझ में आया होगा और काफ़ी आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। ठीक है, इसी के साथ कि आप अच्छे से मेहनत करेंगे और खूब पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से करना। कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है आपको पता होना चाहिए। गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बांग्लादेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो उम्मीद करूँगा आपको पूरा जो लेसन है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और कौन कौन से महाद्वीप हैं ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से महासागर हैं सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये आपके पहले फ्रंट में ही दे रखा है। ठीक है, महाद्वीप दे रखे हैं आपको, महासागर दे रखे हैं। ठीक है, उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरह से वीडियो को देखते रहना, अच्छे से मेहनत करना, और मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और मेरी मेहनत को सफल कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।